हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन लैब एंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि इस टॉपिक में कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम स्कैटरिंग देखना चाहते हैं, ठीक है। तो स्कैटरिंग में हम ये क्या चीज़ देखेंगे कि दो पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं और कोलाइड करने के बाद वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो उनके बीच एंगल्स का क्या रिलेशन होगा, हम ये चीज़ देखना चाहते हैं। और वो चीज़ हम देख कहाँ पे रहे हैं, कौन से कोऑर्डिनेट्स में या कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं। वो दो हैं हमारे पास, एक है लैब जिसको हम लेबॉर्ट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा COM सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे कि इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में फ़र्क क्या होता है। सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम हम उस सिस्टम को बोलते हैं जिसमें अच्छा, लैब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये होता है कि यानी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं ना, दो पार्टिकल होते हैं। तो एक पार्टिकल को हम टारगेट पार्टिकल बोलते हैं और दूसरे को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। यानी प्रोजेक्टाइल आता है और टारगेट को हिट करता है। लैब सिस्टम में होता है ये हमारे पास कि टारगेट पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे होता है और जो प्रोजेक्टाइल होता है वो मूव करता हुआ आता है और आके टारगेट पार्टिकल को स्ट्राइक करता है। जबकि अगर सेंटर ऑफ मास की बात की जाए तो सेंटर ऑफ मास में टारगेट और प्रोजेक्टाइल दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हुए आते हैं, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट से हम इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करते हैं। लैब सिस्टम में टारगेट रेस्ट पे होता है और प्रोजेक्टाइल मूव करता हुआ आता है और टारगेट पार्टिकल को हिट करता है। जबकि सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, हम देखना क्या चाहते हैं कि पार्टिकल हैं वो स्कैटर्ड होते हैं तो उनकी एंगल्स के आपस में क्या रिलेशन आ सकते हैं, ठीक है। तो हम यानी साई और थीटा जो है उनका रिलेशन देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो लैब सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो लैब सिस्टम में हम ये कह रहे हैं कि V1 जो है वो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है, ठीक है। यानी अगर पहले सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, V1। और V2 जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल है इन सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम। और V1 प्राइम जो है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोलिजन के बाद, और सेकंड पार्टिकल की V2 है। यानी V1 और V2 जो है वो सेंटर ऑफ मास में बिफोर कोलिजन है और V1 प्राइम और V2 प्राइम दोनों पार्टिकल की वेलोसिटीज़ हैं आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इस रेफरेंस से अगर हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखें तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। इसी तरह अगर हम एनर्जीज़ की बात करें तो वो भी इक्वल होती है, हाफ mv², ये दोनों चीज़ें भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन का ना हम ज़रा आगे यूज़ करेंगे, इसको माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब ज़रा हम वेलोसिटीज़ की बात करते हैं। व्हेन टारगेट इज़ एट रेस्ट बिफोर कोलिजन, अगर टारगेट पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है बिफोर कोलिजन, ठीक है, तो क्या होगा। बिफोर कोलिजन की अगर बात करें तो V1 इज इक्वल टू V1 प्राइम होगी, कि यानी बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज़ इक्वल होंगी, V2 भी इसी तरह इक्वल होंगी। अब अगर हम सपोज करें कि लैब सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी माइनस V2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सिस्टम। अच्छा, अभी जो चीज़ें हमने डिफाइन की वो सेंटर ऑफ मास के लिए की हैं। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक हमारे पास सेंटर ऑफ मास सिस्टम है और एक लैब सिस्टम है। लैब सिस्टम जो है वो सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट से माइनस V2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यानी सेंटर ऑफ मास अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो लैब सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी उस डायरेक्शन दोनों की चेंज होगी, नेगेटिव साइन, और V2 वेलोसिटी कोई भी V2 वेलोसिटी है जिससे वो लैब सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि लैब सिस्टम सेंटर ऑफ मास सिस्टम की रिस्पेक्ट से किसी वेलोसिटी माइनस V2 की रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है। अच्छा, इन लैब कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम वेलोसिटीज़ लिखें, लैब कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम वेलोसिटीज़ लिखें तो वो किस चीज़ के इक्वल होंगी। देखेंगे पहले पार्टिकल की वेलोसिटी वहाँ पे क्या थी, V1 थी, ठीक है। और अब सिस्टम जो है वो माइनस V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो कैपिटल V1 होगी जो कि लैब सिस्टम में फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, वो हम सेंटर ऑफ मास सिस्टम के फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी में से
वो वेलोसिटी माइनस कर देंगे जिससे लैब सिस्टम खुद मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह v1 प्राइम जो होगा तो वो v1 प्राइम माइनस वही वेलोसिटी जिससे लैब सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है उसे हम माइनस कर देंगे। और इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल v2 इज इक्वल टू 0, यानी हमने कहा ना कि लैब सिस्टम में टारगेट पार्टिकल जो होता है वो रेस्ट पे होता है, तो जब रेस्ट पे होता है तो v2 जो होगी वो 0 होगी। रेस्ट पे होने की वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, वो 0 होती है। और v2 प्राइम की अगर बात करें तो v2 प्राइम माइनस दिस v2 प्राइम जिसके साथ सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव कर रहा है। तो ये वेलोसिटीज़ के रिलेशन अभी हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये सेंटर ऑफ मास है जिसमें दोनों पार्टिकल मूव करते हुए आए, स्ट्राइक किया, v1 इस डायरेक्शन में चला गया और v2 इस डायरेक्शन में चला गया। जबकि ये देखें सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे v1 प्रोजेक्टाइल जो है वो मूव करता हुआ आ रहा है, सॉरी लैब सिस्टम है, प्रोजेक्टाइल मूव करता हुआ आ रहा है, टारगेट पार्टिकल कहीं यहाँ पे था जो कि रेस्ट पे था, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी v2 जो थी वो 0 थी, ये v2 0, तो देखें इसको यहाँ पे कहीं शो नहीं किया गया। तो कोलाइन के बाद v1 इधर चला गया और v2 जो है वो इधर चला गया, ठीक है। तो इनके बीच जो एंगल है, इसके बीच जो एंगल है इसको हमने थीटा कहा है, इनके बीच जो एंगल है इसको साई कहा है, और ये जो है इसको हमने फाई कहा है, और ये हमारा लैब सिस्टम। अच्छा, अब अगर बात करें कि कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल हैं, तो वेक्टर्स इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम आर, पहले देखें v1 है जो v1 i के इक्वल है। v1 i के इक्वल क्यों है, वो अगर हम यहाँ पे देखें v1, तो देखिए कि v1 ये देखिए x के अलोंग है, v1 क्या है, x के अलोंग है, इसलिए हम v1 के साथ i, यानी i यूनिट वेक्टर है अलोंग x डायरेक्शन। लेकिन जब हम v1 प्राइम लिखेंगे ना, v1 प्राइम, तो ये देखें ये x और y कोऑर्डिनेट में है, इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट आएगा i x के अलोंग और एक कंपोनेंट आएगा j y के अलोंग, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट से ना ये इनमें थोड़ा सा चेंज होगा, तो v1 जो है वो v1 i आ जाएगा, v2, अब ये रिलेशन हमने कहाँ से लिखा है, ये जो ऊपर लिखा है ना हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वहाँ से v2 को सेपरेट कर दें, ठीक है। v2 को सेपरेट करें, ये चीज़ एज इट इज़ रखें और इस v1 की जगह ये इक्वेशन 1 में से वैल्यू पुट करें, तो हमने v1 वेलोसिटी भी लिख दी, v2 वेलोसिटी भी लिख दी। अच्छा, अब v1 प्राइम की बात करें ना, तो v1 प्राइम अभी मैंने आपको दिखाया है कि वो x के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है, तो x के अलोंग उसका कंपोनेंट, y के अलोंग कंपोनेंट। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, v2 के लिए वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में गए, वहाँ से v2 को सेपरेट किया, v को सेपरेट किया, और इस v1 प्राइम की जगह हमने अगेन इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अच्छा, अब हम लैब सिस्टम की वेलोसिटीज़ पे आएँ, तो लैब सिस्टम की वेलोसिटी v1 माइनस v2 के इक्वल थी, तो अब ऊपर हम v1 भी फाइंड कर चुके हैं, v2 भी फाइंड कर चुके हैं, वो वेलोसिटीज़ हमने पुट करके इसको ज़रा सा रीअरेंज कर दिया। इसी तरह v1 प्राइम हमारे पास इस चीज़ के इक्वल था, v1 प्राइम की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, v2 की भी, तो वो हमने पुट कर दी, ठीक है। और v1 प्राइम को फिर हमने क्या किया, रीअरेंज किया, i वाले कंपोनेंट को एक साथ लिख दिया, j वाले कंपोनेंट को एक साथ लिख दिया। फिर इसी तरह v2 प्राइम जो है उसकी वैल्यूज़ पुट करके हमने उसके i कंपोनेंट को साथ लिख दिया, j कंपोनेंट को साथ लिख दिया। अच्छा, अब इन चीज़ों को लिखने का पर्पज़ क्या है, अभी इक्वेशन नंबर 6 देखें कि इसको अगर हम लिखें ना फर्दर ब्रेक करके, तो v1 प्राइम को हम ix प्लस iy में ब्रेक करके लिख सकते हैं कंपोनेंट्स में, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब जो हमारे पास टेन थीटा होता है ना, बेसिकली टेन थीटा y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट होता है ना, वो जो भी हो, तो यहाँ पे हम v1y डिवाइडेड बाई v1x को टेन फाई लिख रहे हैं हम, इस वजह से वेलोसिटीज़, क्योंकि हमारा पर्पज़ क्या था, एंगल्स फाइंड करना ना, तो एंगल्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, वेलोसिटीज़ से आएंगे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे वेलोसिटीज़ को फाइंड आउट किया। तो v1y जो है, y कंपोनेंट देखें v1 साइन थीटा है, और जो x कंपोनेंट है ये पूरी चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हमने क्या किया कि यहाँ से v1 कट गया, तो ये सिंप्लीफाइड सिचुएशन आ गई, इक्वेशन नंबर 8। अच्छा, अब दूसरे में देखें कि क्या सिचुएशन है कि हम अगेन दूसरे वाली इक्वेशन जो है उस पे जाते हैं थीटा के लिए, ठीक है। थीटा के लिए हम इस इक्वेशन पे आए, तो ये साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, m1 बाई m2, m1 बाई m2 जो है वो कट जाएगा, तो ये सिचुएशन आ गई। अच्छा, इस पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पे हम दो केसेस कंसीडर कर रहे हैं, अगर मैस m2 जो है वो ग्रेटर देन m1 हो तो क्या होगा, और अगर मैसेज इक्वल हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें कि m1 जो है वो m2 से ग्रेटर हो, तो इस टर्म को इग्नोर किया जा सकता है, इसका मतलब ये है कि m2 अगर बहुत ग्रेटर है तो ये डिनोमिनेटर